Okay, again, most welcome to you all in Anupam Social Arena. Now, today we are going to continue our topic which is print culture and the modern world. In previous video, we have discussed about first printed books and the second topic we have discussed which was print comes to Japan, and today we are going to discuss about print comes to यूरोप. आज हम लोग यूरोप के बारे में बात करेंगे कि हाउ प्रिंट कम टू यूरोप. यूरोप में प्रिंट की एंट्री कैसे होती है. ओके, द वर्ड विच इज रिटन हियर सिल्क रूट. बाय सिल्क रूट चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप. वी ऑल नो फर्स्ट पेपर वाज इन्वेंटेड इन चाइना. चाइना ने सबसे पहले पेपर को इन्वेंट किया था. एंड जो पेपर होता है इट रीच्ड टू यूरोप थ्रू सिल्क रूट. अब ये सिल्क रूट क्या है? ये क्या है? एक ट्रेड रूट था. अ रूट विच वाज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड. और ट्रेड किसके बीच में हो रहा था? एशिया टू यूरोप. एशिया से यूरोप के बीच में ट्रेड हो रहा था और एक रूट था. एक्चुअली मेजरली द रूट वाज पासिंग थ्रू चाइना. सबसे ज़्यादा इस रूट का जो पार्ट था वो चाइना में पड़ता था. ठीक है. एंड सिल्क इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि जनरली वहाँ पे क्या होता था, स्पाइसेस एंड सिल्क का ट्रेड हुआ करता था. एंड एट दैट टाइम चाइना वाज ओनली द मेजर सोर्स ऑफ सिल्क, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिल्क रूट. और ये कनेक्ट करता था एशिया टू यूरोप थ्रू मेडिटेरेनियन सी. एंड अगर बात करें हम नेटवर्क की, तो नेटवर्क उस समय उसका होता था कि जो कनेक्शन का जो नेटवर्क होता था वो लैंड रूट भी था एंड सी रूट भी था. तो ये हो गया सिल्क रूट. तो सबसे पहले पेपर आ गया. एंड जो मैन्युस्क्रिप्ट का जो कल्चर था वो यूरोप में स्टार्ट हो जाता है. बहुत ज़्यादा स्क्राइब्स थे, दे स्टार्टेड टू राइट द मैन्युस्क्रिप्ट. और इसके बाद में अगर हम बात करें 1295 मार्को पोलो जो थे, ही वॉज अ ग्रेट एक्सप्लोरर एंड स्टेड इन चाइना फॉर मेनी ईयर्स. एंड व्हेन ही रिटर्न बैक टू हिज कंट्री इटली, जब वो वापस आते हैं इटली में, तो क्या करते हैं, ही ब्रॉट हिज नॉलेज फॉर व्हाट. कौन सी नॉलेज वो लेकर के आए थे? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. क्योंकि चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, वो स्टार्ट हो चुकी थी ऑलरेडी. इट वाज स्टार्टेड इन चाइना एंड दिस टेक्नोलॉजी हाउ टू प्रिंट थ्रू वुड ब्लॉक, इट वाज कैरिड बाय मार्को पोलो इन हिज कंट्री इटली. जब इटली में वो ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो इस टेक्नोलॉजी को, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को, means many of the countries in Europe they adopted this technology of wood block printing. लेकिन यहाँ पर एक सेक्शन होता है जो कि होता है अरिस्टोक्रेटिक सेक्शन एंड मोनास्टिक सेक्शन. दे वर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड विद वुड ब्लॉक प्रिंटिंग. ओके, क्योंकि वो वेलम, जो पार्चमेंट ऑफ एनिमल स्किन्स होते हैं, उस पर जो लिखी हुई चीज़ें हैं, दे वर इंटरेस्टेड टू दिस मटेरियल. और जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को वो क्या कहते थे, वो चीप वेल्गरिटीज़ की तरह उसे ट्रीट किया करते थे, उसे समझा करते थे. लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, ओके, इट वाज चीपर दैन मैन्युस्क्रिप्ट. दैट्स वाई जो मर्चेंट्स थे एंड जो स्टूडेंट्स थे वो इसको खरीदते थे एंड वो इसमें इंटरेस्ट रखते थे. नाउ द सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज डिमांड इंक्रीज्ड, बुक सेलर्स एंड पैटर्न्स अपॉइंटेड मोर स्क्राइब्स. होता क्या था, जैसे जैसे जो रिटन मटेरियल्स की डिमांड बढ़ रही थी, मैन्युस्क्रिप्ट की डिमांड बढ़ रही थी, और बुक्स, बहुत सारे कंट्रीज़ में बुक फेयर्स को भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा था. तो जो रीडर्स थे उनके नंबर्स भी बढ़ रहे थे. तो इसलिए क्या हो गया कि जो पैटर्न्स थे, जो कि जो आर्टिस्ट होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनको पैसे देते हैं लिखने के लिए. एंड बुक सेलर्स जो होते हैं, जहाँ पे बुक्स की डिमांड प्लेस करी जाती है, जहाँ से बुक्स खरीदी जाती हैं, वो लोग क्या करते थे, दे एम्प्लॉयड या दे अपॉइंटेड टू स्क्राइब्स टू राइट द बुक्स. उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया बहुत सारे लोगों को, स्क्राइब्स को, और जो है उनको उसके बदले में पैसे वगैरह दिया करते थे. ठीक है. देन बट कुड नॉट फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड, बुक ब्लॉक प्रिंटिंग बिकेम मोर पॉपुलर. देखो, इतने बुक सेलर्स थे, पैटर्न्स थे, उन्होंने स्क्राइब्स को रखा भी था. ठीक है, लिखवाते भी थे. कभी कभी देखा जाता था कि एक बुक शॉप पे मोर देन 50 स्क्राइब्स आर अपॉइंटेड टू राइट द बुक्स. लेकिन अभी भी नीड थी, डिमांड थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी. होता क्या था, जैसे बुक्स को हाथ से लिखना है ना, बहुत ज़्यादा
टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, वेरी मच लेबोरियस भी हो जाता है, एंड द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, है ना, कैरी करने में वो आसान नहीं थी। तो इसमें जब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो नो डाउट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी, कॉस्टली होंगी। तो इसमें लोगों को डिमांड जिस हिसाब से प्लेस कर रहे थे, टाइम टेकिंग प्रोसेस था, तो डिमांड भी नहीं पूरी हो पा रही थी। तभी जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, इट बिकेम मोर पॉपुलर, और इस समय पे जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। ठीक है। बाई द 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वर यूज टू प्रिंट टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड रिलीजियस पिक्चर्स। अब जो 15th सेंचुरी का टाइम आ जाता है, इस समय टेक्सटाइल्स हों, प्लेइंग कार्ड्स हों, रिलीजियस पिक्चर्स हों, उस पर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की मेथड से, टेक्नोलॉजी से प्रिंट किया जाने लगा। जैसे इलस्ट्रेशंस वगैरह भी दिए जाते थे रिलीजियस बुक्स में, या फिर प्लेइंग कार्ड्स हैं, उस पर जो पिक्चर्स प्रिंट करी जा रही थी, वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के थ्रू स्टार्ट हो गई थी। नाउ नीड फॉर क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट, अभी भी, है ना, जो भी डिमांड थी, जो नीड थी लोगों की, जो रीडर्स की नीड थी, इट वॉज नॉट फुलफिल्ड, दे वर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, ये सेटिस्फैक्शन लेवल तक नहीं पहुंच पाया था। तो क्या हो गया कि अब जरूरत है, कहा जाता है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। उसके हिसाब से जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी, और इसलिए जरूरत थी एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी की, जो कि बुक्स को क्विकली प्रिंट कर पाए। ठीक है। नाउ गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। अब स्टार्ट होगा, एक टाइम आने वाला है व्हेन हैंड प्रिंटिंग या वुड ब्लॉक प्रिंटिंग विल शिफ्ट टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। ठीक है। तो गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग थे कौन? सन ऑफ जर्मन मर्चेंट, एक जर्मन फैमिली मर्चेंट थी वो, मतलब उनके पिताजी जो थे मर्चेंट थे। ठीक है, वहाँ पे उनके बेटे होते हैं वो। डेवलप्ड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s, और उन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस है उसको डेवलप किया 1430s में, उसको डेवलप किया। नॉलेज फॉर द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल ऑफ न्यू प्रिंटिंग प्रेस एंड मोल्ड्स फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। एक्चुअली ही हैज सीन द मेथड ऑफ प्रेसिंग ऑलिव एंड ग्रेप्स, या वाइन प्रेसेस जो थी, जिससे ग्रेप्स जो थे उससे कैसे वाइन बनाई जाती थी प्रेस करके, और ऑलिव्स जो थे उनसे ऑलिव ऑयल कैसे निकाला जाता था प्रेस के मेथड से, वो उनको अच्छी तरह से पता था। एंड जो लिड मॉल्ड्स थे, उसको उसके कैसे ट्रिंकेट्स बनाए जाते हैं, जैसे सांचे होते हैं, सांचे कैसे अल्फ़ाबेट्स, जैसे कोई भी सपोज यहाँ पे जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, तो उसको कैसे ए शेप में मोल्ड किया जाएगा, लिड को बी में कैसे मोल्ड किया जाएगा, तो ये टेक्नोलॉजी भी गुटेनबर्ग को अच्छी तरह से पता थी। तो इसलिए क्या है कि द ऑलिव प्रेस, द आइडिया एंड नॉलेज ऑफ ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल ऑफ न्यू प्रिंटिंग प्रेस। तो जो ऑलिव प्रेस जो थी, उससे गुटेनबर्ग ने आइडिया दिया, या उनको आइडिया था इस चीज़ का कि कैसे प्रिंटिंग प्रेस बनाई जा सकती है। मतलब पहले एक आइडिया था, बाद में उन्होंने उसी टेक्नोलॉजी का, उसी मेथड का यूज किया, है ना, फॉर द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंटिंग प्रेस। एंड जो मॉल्ड्स थे, उससे जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसको कैसे शेप दिया जा सके। ठीक है, उससे मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रिंकेट्स थे वो उन्होंने रेडी किए, और अल्फ़ाबेट्स को उसी से मोल्ड किया। एंड आफ्टर ऑल बाई 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। इवेंचुअली जो गुटेनबर्ग हैं, उन्होंने इस सिस्टम को, प्रिंटिंग प्रेस वाले, मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस वाले सिस्टम को उन्होंने क्या किया, इन्वेंट कर दिया। एंड कब किया? 1448। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाई 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। ठीक है, तो जब परफेक्शन हो गया, मीन्स ही इन्वेंटेड दिस सिस्टम ऑफ मैकेनिकल प्रिंटिंग, तो फर्स्ट बुक थी, इट वाज प्रिंटेड, ओके, वो कौन सी थी? बाइबल। तो उन्होंने बाइबल को, सबसे पहली जो बुक थी बाइबल, उसको प्रिंट किया है। और जैसा कि यहाँ पे दिया गया 180 कॉपीज विद इन 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल में उन्होंने कितनी कॉपीज को प्रिंट किया? 180 कॉपीज को। आज के टाइम में ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही वेरी मच टाइम टेकिंग प्रोसेस वाज दिस टू प्रिंट द 180 कॉपीज विद इन 3 ईयर्स, ऐसा लगता है आज की डेट में, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बहुत ही फास्ट काम था कि 180 कॉपीज जो है वो प्रिंट कर दी जाती हैं बाइबल की। गुटेनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट 250 सीट्स ऑन वन साइड पर आवर। एक साइड में 1 घंटे में लगभग 250 सीट्स को जो गुटेनबर्ग ने जो
प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट करी थी वो प्रिंट कर सकती थी। प्रिंटेड बुक्स वर क्लोजली रिजेंबल्ड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट। अभी भी क्या था कि जो हैंड राइटिंग थी या मैन्युस्क्रिप्ट थी, इट वाज नॉट एबॉलिश्ड इवन, एक खत्म नहीं हो गई थी, अभी भी चल रही थी। होता क्या था, जो प्रेसेस थी उससे हम लोग बुक्स को प्रिंट किया करते थे उस समय, और तो उसमें जो भी इलस्ट्रेशंस थे या उसका बॉर्डर था, लेआउट था, ठीक है, वो सब किससे बनाया जाता था, यानी हाथ से बनाया जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट वाज क्लोजली रिजेंबल्ड विद प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड टेक्स्ट। ओके, नाउ point was this: 1450 to 1550 printing presses set up in most countries of Europe. Printing presses grew, books production boomed. ठीक है, तो 1450 to 1550 ये जो टाइम होता है ऑफ 100 ईयर्स, प्रिंटिंग प्रेस जो थी बहुत सारे कंट्रीज थे यूरोप में, सेटअप होता है उनका, एंड जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं, और इसी के थ्रू बुक्स प्रोडक्शन बूम्ड। जैसे जैसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट था, यानी उसके बाद में आता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद में जो मैकेनिकल प्रिंटिंग आती है, इससे जो था प्रोडक्शन ऑफ बुक्स वाज बूम्ड, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, तो जैसा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। ओके, जो थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का है बुक में दिया हुआ, द प्रिंट रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रिंट रिवॉल्यूशन आता है ना, जैसे जो प्रोडक्शन था बुक्स का बहुत ज़्यादा बूम कर गया, यानी रिवॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एंड इट्स इम्पैक्ट, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। ठीक है, जो प्रिंटिंग प्रेसेस आती हैं, प्रिंटेड मटेरियल्स, उससे प्रोडक्शन होता है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन डिफरेंट फेजेस, वी विल सी। पहला टॉपिक है, इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल बाय चेंजिंग देयर नॉलेज एंड रिलेशनशिप विद इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज। अब हो क्या रहा था कि सपोज लोग अपने आइडियाज़ को प्रिंट कर रहे थे, अपने व्यूज़ को प्रिंट कर रहे थे, और दूसरे लोग उसको पढ़ रहे थे, तो उनके अंदर अलग अलग टाइप्स के लोगों के अंदर जो रीडर्स थे, है ना, उनके अंदर अलग अलग टाइप के आइडियाज़ आ रहे थे, बहुत सारा नॉलेज आ रहा था, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑफ इंडिविजुअल या पीपल विद इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज, है ना, इट वाज आल्सो चेंज्ड बाय दिस टाइम। क्योंकि पहले जो लोगों का एक व्यू था, या जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज मीन्स इसमें मेनली हम बात कर रहे हैं जो मोनार्क हैं या जो रूलर्स हैं, और जो रिलीजियस अथॉरिटीज हैं। ठीक है, उन्होंने जो परसेप्शन बना रखा है किसी भी पॉइंट पे सपोज, तो लोग उसी पे चले जा रहे हैं। लेकिन अब टाइम आ गया कि लोगों का नॉलेज शेयर हो रहा था, आइडियाज शेयर हो रहे थे, और लोगों के पास में अगर कुछ व्यूज होते थे, है ना, डिफरेंट टू अथॉरिटीज, तो वो अब इस समय अपनी चीज़ों को प्रिंट कर पा रहे थे। ठीक है, और दूसरे लोग उसको पढ़ के उन चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे थे। ठीक है, पहला पॉइंट है अ न्यू रीडिंग पब्लिक। अब इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे, है ना, बाय द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन, तो अब क्या होता है कि जो हियरिंग पीपल थी, है ना, इट वाज चेंज टू रीडिंग पब्लिक। अब ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, एक जो हियरिंग पब्लिक है वो किस में चली जाएगी, रीडिंग पब्लिक में चली जाएगी, यानी पीपल विल नाउ स्टार्ट टू रीड द बुक्स। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो एलिट्स होते थे, जो स्ट्रांग लोग होते थे सोसाइटी में, रिच सेक्शन होता था सोसाइटी में, है ना, टू रीड द बुक्स इट वाज रेस्ट्रिक्टेड टू दिस सेक्शन ओनली, यही लोग पढ़ते थे। और जो कॉमन लोग होते थे, एक तो होता क्या था कि जो बुक्स होती थी, है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, कॉस्टली थी, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कॉमन पीपल, टू पुअर सेक्शन टू परचेज द बुक्स। ओके, तो ये लोग खरीद नहीं पाते थे, तो जो एलिट्स थे वही लोग पढ़ पाते थे। और उस समय हम बात करें तो वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर, यानी कि जो उस समय का टाइम था वो ओरल कल्चर पे डिपेंड था। ठीक है, ओरल कल्चर मतलब एक कोई भी पढ़ता था और कई बहुत सारे लोग उसको सुना करते थे, तो ओरल कल्चर का टाइम था वो। ठीक है, नेक्स्ट, बुक प्रोडक्शन बूम्ड, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स, रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप, अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड। होता क्या है कि जैसे ही जो प्रिंटिंग मशीन का इन्वेंशन हो जाता है गुटेनबर्ग के थ्रू, जो बुक का प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बूम कर जाता है। अब
रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। अब देखो लेबर भी कम लग रहा है, टाइम भी कम लग रहा है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली बुक्स की कम हो जाएगी। अब लोगों की रीच हो गई कहाँ तक, जो बुक्स हैं वहां तक, जो पुअर सेक्शन है ना, जो कॉमन पीपल हैं उनकी भी अप्रोच हो गई बुक्स तक। दे कुड ऑल्सो परचेज द बुक्स बाय दिस टाइम, और उन्होंने रीड करना स्टार्ट कर दिया। रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप, अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। कॉमन लोग हैं, गरीब लोग हैं, वहां तक बुक्स की रीच हो जाती है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना। तो इट वॉज द टाइम व्हेन अ रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड, है ना। वही बात है जो फर्स्ट यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि हियरिंग पब्लिक ट्रांसफर टू रीडिंग पब्लिक, ठीक है। तो यहां से रीडिंग पब्लिक का इमरजेंस हो जाता है। नेक्स्ट इज दोज हु कुड नॉट रीड बट कुड एंजॉय। अब जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि ऐसा होता था कि उस समय लिटरेसी रेट बहुत कम था यूरोप का, ठीक है, तो लोग नहीं पढ़ पाते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर नॉट एबल टू रीड द बुक्स। तो अब क्या हुआ कि जब आप पढ़ नहीं पाएंगे तो क्या आप एटलीस्ट सुन तो पाएंगे ना चीज़ों को। तो वही हुआ कि जो पॉपुलर बैलेड्स एंड फोल्क टेल्स विद लॉट पिक्चर्स, दीज वर देन संग, ओके, एंड रिसाइटेड एट गैदरिंग्स इन विलेज एंड इन टैवर्न्स इन टाउन्स। जो पॉपुलर बैलेड्स हैं, फोल्क टेल्स हैं, पॉपुलर बैलेड्स मतलब क्या होता है, जो हिस्टोरिक इवेंट्स होते हैं, जो रिसाइट किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ वर्स, इन फॉर्म ऑफ पोएम, तो उनको लोग सुनते थे और जो है एंटरटेन करते थे खुद को, ठीक है, और उसको समझ भी पाते थे। किसकी हेल्प से, विद लॉट पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स बना दी जाती थी जो लोगों को समझा पाती थी कि क्या इसमें इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको समझाने में वो सक्सेस होते थे जो पिक्चर्स होते थे, और जो लोग पढ़ नहीं पाते थे वो कम से कम पिक्चर्स को देख के समझ पाते थे कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। दीज वर देन संग एंड रिसाइटेड एट गैदरिंग्स इन विलेज एंड इन टैवर्न्स इन टाउन्स। होता क्या था कि जो इलस्ट्रेशंस थे, पिक्चराइज उसको करते थे बैलेड्स को, जो फोल्क टेल्स होती थी उनको, और वहीं पे क्या होता था, जो लोग, कुछ लोग सोसाइटी में जो पढ़े लिखे होते थे, जो लिटरेट होते थे, वो लोग उसको रिसाइट करते थे। गांव में बहुत सारे लोग बैठ जाते थे, तो कोई जो एक एजुकेटेड होता था, लिटरेट होता था, जो पढ़ सकता था उस चीज़ को, वो पढ़ता था, और बहुत सारे लोग, यानी गैदरिंग्स होती थी, वो सुनती थी गांव में। एंड टैवर्न्स इन टाउन्स, और जो टैवर्न्स होते थे टाउन्स में, जैसे हम आज की डेट में जैसे बोल सकते हैं पब, ठीक है, बार वगैरह, जहाँ लोग बैठ के वाइन वगैरह पीते हैं, तो उस एरिया में भी लोग बोलते थे, पढ़ते थे, और कई लोग उसको सुनते थे और समझ जाते थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अब यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिलीजियस डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। नाउ पीपल विल स्टार्ट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क वेयर ऑन रिलीजियस फेथ, ठीक है, जो पहले से चली आ रही है ना, ओल्ड प्रैक्टिसेस, ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड रिचुअल्स, जो कि बस फॉलो किए जा रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी लॉजिक, ठीक है। इवन उसका कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि ये प्रैक्टिसेस क्यों करी जा रही हैं, ये बिलीव्स क्यों हैं हमारे रिलीजन में, फॉलो किए जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, लोग हैं वो नॉलेज शेयर होगी, और पीपल विल स्टार्ट टू रेज द क्वेश्चन अगेंस्ट ओल्ड बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। और फियर ऑफ प्रिंट, तो फियर ऑफ प्रिंट भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कुछ लोगों को डर भी होगा। वो डर किसको होगा, जो भाई ओल्ड स्टेब्लिश्ड अथॉरिटीज हैं, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मोनार्क्स हैं, ठीक है, उनको खुद का अब मतलब इस चीज़ का डर लगने लगेगा कि भाई अब लोग हैं वो अब अवेयर हो रहे हैं, और अब वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। इनोवेशन ऑफ प्रिंटिंग कल्चर क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। वही बात है कि लोग जो हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, जो नहीं पढ़ना जानता था वो एटलीस्ट सुनना स्टार्ट कर चुका था, ठीक है। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन पीपल गॉट द आइडियाज अबाउट देयर रिलीजन ऑल्सो, ओके। नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। अब प्रिंटेड बुक्स का वेलकम कौन नहीं कर रहा है, जो पहले बताया, जो एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटीज़ हैं, जो मोनार्क्स हैं, जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ हैं, आर्टिस्ट हैं, फेमस राइटर्स हैं, दे स्टार्टेड टू अपोज द प्रिंटेड मटेरियल, प्रिंटेड बुक्स, क्योंकि उनके ऊपर लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाना
स्टार्ट कर दिया था। ओके, नाउ उनको एक डर था कि अब जो लोग हैं दे विल बी रिबिलियस एंड दे विल ऑल्सो बी इररिलीजियस माइंडफुल। तो एक डर था, इट वॉज अ फियर। 1517 मार्टिन लूथर wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the Catholic Church. His writing read widely beginning of the Protestant Reformation. Luther said printing is the ultimate gift of God and the greatest one. अबे मार्टिन लूथर जो हैं, ठीक है, एक बहुत बड़े थियोलॉजिस्ट हैं। अगर हम बात करें तो ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर भी हैं। जो रोमन कैथोलिक चर्च, उसमें एक नया सेक्ट जो है वो उसका इमर्जेंस हो जाता है, इट इज प्रोटेस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। 1517 में इन्होंने क्या किया कि भाई ये रिफॉर्मर है, तो इन्होंने 1517 में 95 थीसिस लिख दी हैं। ठीक है, जो कि बेस्ड हैं कि भाई क्या हम लोग नया कर सकते हैं, यानी कि अबाउट द रिफॉर्मेशन इन दिस रिलीजन, अपने इसी रिलीजन के बारे में उन्होंने क्या रिफॉर्मेशन हो सकती है, क्या उसमें मॉडर्न आइडियाज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, जो रोमन कैथोलिक्स होते हैं, उनमें बेसिक यही डिफरेंस होता है कि जो ओल्ड बिलीव्स, फेथ प्रैक्टिसेस, उनको कंटिन्यू करना चाहता है वो सेक्टर बन जाता है रोमन कैथोलिक चर्च वाला, और जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑलवेज वेलकम टू न्यू आइडियाज़। वो रेशनली सोचते हैं कि भाई ऐसा है तो क्यों है, एंड जो मॉडर्न चीज़ें हैं, जो चेंजेस हैं विच आर रिक्वायर्ड इन देयर रिलीजन, ठीक है, दे ऑलवेज वेलकम दीज आइडियाज विच आर न्यू एंड मॉडर्न। ठीक है, उसका वेलकम करते हैं, दे आर प्रोटेस्टेंट। तो इसको सपोर्ट किया, या फिर इसको मेनली अगर देखा जाए तो मार्टिन लूथर का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है टू डिवाइड दिस रिलीजन इन 2 सेक्ट्स, है ना। न्यू सेक्ट्स कौन सा आता है, जो है प्रोटेस्टेंट वाला, और लोगों ने उनके आइडियाज को, उनकी बुक्स को बहुत ही बड़े लेवल पे पढ़ा। ठीक है, और सपोर्ट भी किया उनको बहुत ज्यादा। ओके, नाउ पॉइंट इज दिस, हिज राइटिंग्स रेड वाइडली, और उन्होंने एक बहुत ही, इनका जो एक कोट है बहुत इंपॉर्टेंट है, लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। काफी फेमस है, एंड अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है सीधा सीधा। ओके, थर्ड टॉपिक यहां पे आता है प्रिंट एंड डिसेंट। ठीक है, जो प्रिंट है और उसके साथ में डिसेंट भी हो रहा है। डिसेंट वही जो एस्टेब्लिश अथॉरिटी है उनको ही होगा। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर encourage many distinctive individual interpretations of faith even among little educated people। अब जो प्रिंट है, पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को अलग तरीके से सोचने पे मतलब मजबूर किया कि भाई ये जो पहले की प्रैक्टिसेस हैं, बिलीफ्स हैं, ठीक है, क्या ये सही हैं, क्या ये हमें लॉजिकली चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रही हैं। तो यहाँ से वही स्टार्ट हो जाता है कि बहुत सारे लोग हैं, दे हैव स्टार्टेड टू थिंक वेरी डिफरेंटली। ठीक है, इवन जो भी लिटिल एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया कि मतलब उन चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क पुट करना कि क्या ये चीज़ें सही हैं गलत है। मीन्स लॉजिकली दे हैव स्टार्टेड टू थिंक अबाउट देयर बिलीफ्स एंड फेथ्स। इन द 16th century मेनोकियो अ मिलर इन इटली, एक बहुत ही छोटे लेवल का एक मिलर होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है मेनोकियो, और इटली में होता है वो, री इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ द बाइबल विच मेड रोमन कैथोलिक चर्च एंग्री। उन्होंने क्या किया कि जो मैसेज होता है बाइबल का मैसेज, उसको री इंटरप्रेट किया, मतलब अपने तरीके से समझाया, है ना। ही मेड दिस एफर्ट टू इंटरप्रेट द मैसेज ऑफ बाइबल डिफरेंटली। तो उसके लिए क्या किया, रोमन कैथोलिक चर्च जो थे वो लोग बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं, है ना, दे वर अप्रीहेंसिव बाय दिस टाइम, और अल्टीमेटली उसको क्या किया था, एग्जीक्यूटेड लॉफुली, है ना, कि भाई ऑफिशियली उसको पनिशमेंट इस टाइप का दे दिया कि उसको जो है वो किल कर दिया गया, डेथ सेंटेंस उसको दे दिया जाता है। इम्पोज सिवियर कंट्रोल ओवर पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स, मतलब मेनी टाइम्स जो एस्टेब्लिश अथॉरिटीज हैं दे ट्राइड टू इम्पोज सिवियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स। बहुत ज़्यादा एफर्ट किए गए। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक टॉपिक को कवर किया है। Thank you so much for watching this video. Thank you.